नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉयर में। दोस्तों, जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से पाश्चात्यकरण यानी वेस्टर्न कल्चर भारत में अपना पैर जमा रहा है, अपना दबदबा बढ़ा रहा है, उसी प्रकार से भारतीय परिवार दिन प्रतिदिन टूटते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आपको विचार करना होगा कि यह स्थिति क्यों सामने पेश आ रही है। देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर ने जिस प्रकार से भारतीय घरों में अपनी घुसपैठ की है, उस प्रकार से भारत में परिवारों का बिखरना, परिवारों का टूटना, पति पत्नी के झगड़े का बढ़ना और पति पत्नी सहित उनके बच्चों का दर बदर भटकना, यह पाश्चात्यकरण वेस्टर्न कल्चर का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। इसी क्रम में दोस्तों, आज हम बात करते हैं फैमिली कोर्ट यानी परिवार न्यायालय 1984 का, जबकि भारत सरकार ने भारत में परिवारों के बढ़ते हुए झगड़ों यानी पति पत्नी के बढ़ते हुए झगड़ों से संबंधित एक न्यायालय का गठन किया, जिसको नाम दिया गया परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय। दोस्तों, फैमिली कोर्ट 1984 का मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन परिवारों के बढ़ते हुए झगड़े और उन झगड़ों के कारण टूटते हुए परिवारों को अलग होने से या टूटने से निषेध ही इसका उद्देश्य रखा गया था। अब देखा जाए तो झगड़े के कारण क्या है। पति पत्नी के बीच झगड़े का जो मुख्य कारण होता है, या तो आर्थिक तंगी या पति या पत्नी का कहीं और अफेयर या प्रेम संबंध मूल रूप से एक कारण होता है। तीसरा कारण दोस्तों जो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया है, वो है पारिवारिक कलह। यानी पारिवारिक कलह के कई कारण हैं। सास बहू के झगड़े, ननद भौजाई के झगड़े, या खेती बाड़ी, आपसी संपत्ति का बंटवारा, ये सब मूलभूत कारण हैं जिनसे महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न और प्रताड़ना, ये अपराध होते आ रहे हैं। एक प्रमुख कारण इधर पिछले एक दशक में एक प्रमुख कारण जो उभर के सामने आया था, दहेज उत्पीड़न। दहेज उत्पीड़न के भी बहुत सारे मामले आए। दहेज हत्याएं होने लगी, लड़कियां घरों में जलाकर मार दी जाती थी। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने परिवार न्यायालय का गठन तो किया ही किया, साथ ही साथ अनेकानेक महिलाओं के संरक्षण और उनके उत्पीड़न के निषेध हेतु अनेकानेक कानून धड़ाधड़ बनाते चले गए, जिनमें से कुछ कानून इस प्रकार हैं, जैसे डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डीवी एक्ट 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका प्रादुर्भाव दोस्तों महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण करने के उद्देश्य से सन 2005 में ये किया गया था। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम का प्रादुर्भाव किया गया, जिसमें महिला अधिकारियों, महिला कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने की व्यवस्था इस कानून के तहत दी गई है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या गैर सरकारी कर्मचारी हों। तीसरा दोस्तों, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, भारतीय तलाक अधिनियम का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय तलाक अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत पति या पत्नी
दोनों में से अगर दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे का जीवन व्यतीत करने में सक्षम न हो, संतुष्ट न हो, तो वह इस अधिनियम के तहत अपना तलाक दाखिल कर सकते हैं और सक्षम न्यायालय में तलाक ले सकते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम सन 2013। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं बहुत मल्टी सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में महिलाएं जो काम करती हैं, कामगार महिलाएं हैं, उनके अधिकारियों के द्वारा, उनके ऑफिसेज में काम करने वाले अन्य पुरुषों के द्वारा यदि कोई वो यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो उसके निषेध के लिए या उसके निवारण के लिए, उसके रोकथाम के लिए इस अधिनियम के तहत वो शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उन्हें सज़ा दिलवा सकती हैं। ये मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे, इसलिए इस कानून की आवश्यकता दरपेश आई थी। बाल विवाह निषेध अधिनियम सन 2006। सन 2006 में बालिकाओं का विवाह जो किया जा रहा था उसके निषेध हेतु सन 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। महिलाओं का अभद्र चित्रण निषेध अधिनियम 1986 में यह एक प्रकार का कानून आया कि यदि कोई किसी महिला का अभद्र चित्रण करता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे टेलीमीडिया हो, मतलब टेलीविज़न पे हो, या किसी भी प्रकार का चित्रण अगर अभद्र चित्रण करता है, तो 1986 का जो कानून है महिलाओं का अभद्र चित्रण निषेध अधिनियम के तहत वो इसमें सज़ा दिलवा सकता है। दोस्तों, एक मामला आता है जब पत्नी कहती है कि हमारे ससुराल वाले या हमारे पति हमें विदाई करा करके ससुराल नहीं ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक धारा है, धारा 9 सेक्शन 9 के तहत महिलाएं कोर्ट का सहारा लेते हुए अपनी विदाई के लिए ससुराल पक्ष या अपने पति के ऊपर इस बात का मुकदमा दर्ज करा सकती हैं कि कोर्ट के आदेश के द्वारा उनकी विदाई कराई जा सके। दोस्तों, अब मुकदमा करने के बाद जो तारीखें पड़ती हैं, पैरवी की जाती है, उस पैरवी के माध्यम से, यानी जो नोटिस और सम्मन कोर्ट के माध्यम से भेजा जाता है प्रत्यर्थी के पास, प्रत्यर्थी को हाजिर होना होता है, हाजिर होकर के अपना जवाब लगाना होता है कि हम किस वजह से विदा कराकर नहीं ले जा रहे हैं, और उस वजह को समझने के बाद न्यायालय यह भरसक प्रयास करती है कि सुलह समझौता केंद्र में इन लोगों को बैठा करके एक विद्वान अधिवक्ता या विद्वान अधिकारी के समक्ष दोनों के बीच वार्ता कराई जाए, और वार्ता कराने के बाद इन दोनों का सुलह समझौता करा दिया जाए ताकि इनका परिवार टूटने से बच सके और इसकी विदाई हो जाए और वह परिवार फिर से अपने ट्रैक पर आ जाए और सुचारू रूप से दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करते रहें। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे भी इसी तरह की जानकारी हम आपको प्रदान करते रहेंगे। मैं आपका दोस्त आशुतोष कुमार पांडे, एडवोकेट। मैं गोरखपुर में विधि व्यवसाय करता हूं, और आशा करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, सरल हो, और आप अपने जीवन को सुखपूर्वक जिएं। इसी आशा के साथ जय हिंद।